हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। दीपक ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था और जो पहली क्लास हुई थी केमिकल काइनेटिक्स की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। मतलब हमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ना क्या है। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम अपन एक चीज की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय। और किसी रिएक्शन के लिए रेट निकालना है तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर रिएक्टेंट का रेट निकालना है तो हम जानते हैं कि जब कोई रिएक्टेंट होगा तो टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो हम लोग लिख देंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और अगर हम लोगों को प्रोडक्ट की मतलब रेट के बारे में बात करनी है तो हम लोग बोलेंगे कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यहां तक समझ में आ गई बात? अभी हम लोग अगर बात करें तो देखो, स्पीड जो होती है, कोई भी किसी भी चीज की अगर स्पीड होती है तो वो दो टाइप की होती है। किसी भी चीज की अगर अपन स्पीड निकालते हैं तो स्पीड निकालते हैं दो प्रकार से। पहली स्पीड को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। आई होप आप सभी लोग एवरेज स्पीड का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा। नंबर दो होती है इंस्टेंटेनियस। ये दो स्पीड्स होती है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड को हम लोग बोल देते हैं औसत। ये हो गया औसत वेग, क्लियर बात। और इंस्टेंटेनियस को हम लोग बोल देते हैं तात्क्षणिक। ये लीजिए, ये तात्क्षणिक। तो स्पीड जनरली दो टाइप की होगी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी ये एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड के बारे में। हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखो, मान लो आप लोग किसी बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हो या पर्सनल कार से जा रहे हो। आप लोग सुबह रवाना हुए कहीं पे जाने के लिए, शाम को आप लोग पहुंचे वहां पे, बहुत लंबी डिस्टेंस है। मान लो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उस पूरे डिस्टेंस में आपको कितना टाइम लग गया? 10 आवर्स, आपको 10 घंटा लग गया। और फाइनली जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए, तो आप लोगों ने ये पता लगाया कि आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? 350 किलोमीटर। मतलब आप लोगों ने 10 घंटे के अंदर कितनी ट्रेवलिंग कर ली? 350 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर ली। ठीक है, यहां से आप लोगों की जो स्पीड आई वो स्पीड कितनी आई? 350 किलोमीटर ऑन 10 आवर्स। ये आ गई आप लोगों की 35 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि आप लोगों ने जो इतनी लंबी ट्रेवलिंग करी 10 घंटे में, 350 किलोमीटर आप लोग चले, आपकी पर आवर्स की जो स्पीड आई वो कितनी आई? 35 किलोमीटर। अभी आप जिस बस के अंदर जा रहे हो, जिस कार के अंदर जा रहे हो, क्या वो बस या कार हर घंटे 35 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय करी? क्या हर घंटे वो गाड़ी जिसमें आप बैठे हो 35 किलोमीटर चली? ऐसा जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो कार जब आप लोग सिटी के अंदर से जा रहे थे तो हो सकता है वो 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हो। ठीक है, जब आप लोग हाईवे पे हो तो हाईवे के अंदर हो सकता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हो। तो वो पर घंटा हर घंटे इतनी ही किलोमीटर की रफ्तार से चली, ये कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन फाइनली जब हम 10 घंटे बाद में इतने किलोमीटर पहुंच गए
तो हमारे पास एक एवरेज स्पीड आ गई कि हम जब स्टार्ट हुए थे और जब हम पहुंच गए तो एवरेज हम लोगों की कार या हम लोगों की गाड़ी 1 घंटे के अंदर इतना किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। तो क्या ये एवरेज स्पीड एक स्पीड के बारे में हम लोगों को क्या पूरी जानकारी देती है? नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि इसने एक एवरेज स्पीड बता दी कि गाड़ी की एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब हर घंटा वो 35 किलोमीटर की स्पीड से चली, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि ये एवरेज स्पीड हम लोगों को स्पीड के बारे में एक सही डेटा नहीं देता। क्लियर है बात? इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। तात्क्षणिक मतलब एकदम से तरोताजा स्पीड, एकदम से फ्रेश स्पीड। कैसे निकालेंगे? कि मान लो आप लोग किसी बस के अंदर जा रहे हो, स्पीडोमीटर आपके पास में है, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, या फिर आप लोग एक काम कर लो कि हर 2 या 5 मिनट बाद आप लोग देखते जाओ कि 2 या 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और हर 2-2 मिनट के बाद 5-5 मिनट के बाद में आप अपनी गाड़ी की स्पीड निकालते जाओ। वो स्पीड एक फ्रेश स्पीड होती है, एक तरोताजा स्पीड होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 8 मूवमेंट हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है बात? अभी जैसे मान लो मैं दौड़ रहा हूं, तो जब मान लो कोई रेसर जो दौड़ने वाले हैं, जब वो दौड़ रहे होते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। मान लो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, 1 मिनट बाद में उनकी स्पीड कम हो गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? कम और ज्यादा होती जाती है टाइम के साथ, क्योंकि ये 8 मूवमेंट इसी क्षण मेरी जो स्पीड है वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और एवरेज स्पीड क्या है? कि पूरे काम को करने में, पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड मेरी ये थी। समझ में आ गई बात? तो अभी आप लोग सोच सकते हो कि जो बेस्ट मेथड है स्पीड को बताने का वो एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस होगा। तो मेरा आंसर है इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोगों को स्पीड के बारे में एक करेक्ट डेटा देता है। ये बात क्लियर? तो क्या अपन ये दोनों स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, ये दोनों ही स्पीड क्या हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम लोग केमिकल रिएक्शन के ऊपर भी इन दोनों स्पीड को काम में ले सकते हैं। बट वहां पर एक बात ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वहां पर ये स्पीड ना बन करके रेट बन जाएगी। तो वहां पर मैं इसको बोल दूंगा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। बोलो क्लियर है ये बात? यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो अभी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की इन 2 रेट के बारे में बात करेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो अभी हम लोग जो 2 रेट की बात करिए, उन दोनों रेट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ओनली इतना ही बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम केवल एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है, और वो है रेट ऑफ रिएक्शन। आज की क्लास में भी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो आज की भी क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग इस रेट ऑफ रिएक्शन के 2 पार्ट्स कर देंगे। इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे अपन। पहला जो पार्ट है उसको मैं बोल रहा हूं एवरेज रेट, और दूसरे पार्ट को मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट। ये लीजिए, इन दोनों के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो सपोज मान लो जब व्हीकल की टर्म में बात करी, जब किसी वाहन की टर्म में बात करी, तो मैंने क्या कहा कि जब आप लोगों ने एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, कितने टाइम में करी, उस टाइम का डिवाइड लगा दो, आपके पास एक एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है? उसी टाइप में जब हम लोग रिएक्शन की रेट की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है उसके अंदर उसके टाइम का डिवाइड लगा दो, कंसंट्रेशन रेट आ जाएगी रिएक्शन की। ठीक है बात? तो जब आप लोगों ने कोई रिएक्शन करवाई,
उसके अंदर रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। इस रिएक्शन को होने में मान लो आप लोगों को कितना का टाइम लग जाएगा? 1.5 घंटा। कितना टाइम लग जाएगा? 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे के बाद में जब आप आकर के देखोगे और जब पूरी स्पीड निकालोगे, पूरा रेट निकालोगे रिएक्शन का, तो 1.5 घंटे के बाद में जो रिएक्शन का रेट आएगा, कुछ भी रेट आ गया मान लो, तो क्या हर टाइम पे रिएक्शन का रेट वो ही रहा होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 घंटे के अंदर 350 किलोमीटर आप चले गए, तो क्या हर घंटे आप लोग 35 किलोमीटर की रफ्तार से चले? ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो उसी टाइप से जब 1.5 घंटे के बाद में आप लोग रिएक्शन का रेट निकालोगे, तो जो रेट आएगा रिएक्शन की हर 1 मिनट के ऊपर वो ही रेट रहा होगा, ये कोई जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड अपने पास बहुत बड़ा है और इसी रिएक्शन के अंदर आप लोग हर 5-5 मिनट के बाद में इस रिएक्शन का रेट निकालते जाओ, आपको एकदम तरोताजा और फ्रेश रेट मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। यही बात अपन वहां पे लागू करी थी, यही बात अपन रिएक्शन के अंदर लागू कर सकते हैं कि जब आपके पास टाइम पीरियड बहुत बड़ा है। अब आप दोनों को एकदम इजीली एक टर्म्स में समझ सकते हो कि जब एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के अंदर अपन कोई रेट निकालते हैं, तो वो रेट अपने पास एवरेज रेट होती है, और जब टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है उसके अंदर जब रेट निकालते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस होती है। बोलो क्लियर है ये बात अच्छे से? अभी कोई डाउट है आप लोगों को? हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद में अगर अपन रेट निकाल रहे हैं तो उस रेट को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत छोटी रहेगी, यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत बड़ी रहेगी। बोलो क्लियर है ये बात? अभी इनको लिखने का तरीका क्या होता है, या इनको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? हम एवरेज रेट को कैसे लिखते हैं, हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखते हैं, ये सब देखते हैं अपन। तो अपन इसी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि A + B gives us C + D। ये लीजिए, ये कोई रिएक्शन है जिसमें A और B मिलकर के C और D बना रहा है। बोलो क्लियर है ये बात? अभी अगर हम लोगों से कोई पूछ ले कि रेट ऑफ A, भाई A का रेट क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? A की कंसंट्रेशन में चेंज, तो इस A को मैंने लगा दिया ऐसे, और किसी भी चीज में अगर चेंज निकालनी है तो डेल्टा लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा ऑफ A अपॉन डेल्टा T। यहां पे मैं माइनस लगा दूंगा। बोलो क्लियर है ये बात? इसी टाइप से अगर आप लोगों को पूछे कि रेट ऑफ B, तो आप लोग क्या करोगे? माइनस डेल्टा ऑफ B अपॉन डेल्टा ऑफ T। लोग क्लियर है ये बात? डेल्टा में क्यों लगा रहा हूं? किसी भी एक अमाउंट की 2 वैल्यू में डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा लिखते हैं। इसी टाइप से अगर निकालना है रेट ऑफ C, तो मैं क्या कर दूंगा? डेल्टा ऑफ C अपॉन डेल्टा ऑफ T। क्या अपन यहां पे माइनस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ये मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिया है। और इसी टाइप से अगर अपन D का रेट निकालेंगे तो डेल्टा ऑफ D अपॉन डेल्टा T। ये लीजिए, ये अपने पास में रेट लिखने का एक तरीका आ गया। अभी आप ये देखिए कि क्या मैंने यहां पर ये जो टाइम लिया है, ये टाइम एक बहुत बड़ा टाइम है कि एक छोटा सा टाइम है? क्या आप लोगों को पता चल रहा है? पता नहीं चल रहा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यहां पर डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये हम जब भी लिखेंगे तब वो रेट कौन सा होगा? एवरेज रेट होगा। तब वो क्या होगा? एवरेज रेट होगा। क्लियर है बात? क्यों एवरेज रेट होगा वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। इसी रिएक्शन के लिए आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिख सकते हैं। जब आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट लिखना आ जाएगा तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये वाला रेट जो हमने लिखा है ये क्या है? एवरेज रेट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं। तो मान लो A का
रेट लिखना है तो हम लोग पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, देखो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हम लोगों के पास में जो टाइम है वो बहुत छोटा है, तो हम लोग यहां पे एक लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो इस बात का मतलब समझते हैं, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। अगर ए का रेट लिखना है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैथमेटिक्स वाले लिमिट लगाते हैं तो उनको ये बात पता है, बायोलॉजी वाले भी समझ ले। इस लिमिट का मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी है यानी कि ये डेल्टा टी जो टाइम है वो टाइम क्या है, 0 की तरफ अग्रसर है, 0 की तरफ जा रहा है टाइम, मतलब टाइम अप्रोक्स 0 है, यानी कि बहुत छोटा टाइम पीरियड है। अब हम जब लिखेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो अब देखो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, चीज दोनों सेम है बट ये एवरेज रेट बन गया, ये इंस्टेंटेनियस रेट बन गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम लोगों ने एक लिमिट लगा दी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि जब डेल्टा टी 0 के लगभग होगा तब ये जो रेट बनेगी इस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। बोलो ये बात क्लियर है। इसी टाइप से अगर आप लोगों को सी का रेट लिखना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट अगर अपन को कभी भी लिखना है तो हम लोगों को लिमिट लगा देनी पड़ेगी, तो लिमिट में लगा दे रहा हूं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये लिमिट लगा दी। अब मैं लिखूंगा डेल्टा ऑफ सी अपॉन डेल्टा ऑफ ए, ठीक है बात। और इस टर्म्स के अंदर मैं इस डेल्टा को लिख सकता हूं डी से डिनोट कर सकता हूं, तो डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ टी, आगे माइनस का साइन, तो इसी डेल्टा को मैं डी लिख दूंगा। और अगर मैं ये डी की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे को ये वाली चीज लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस आगे वाले डी का ऑटोमेटिकली मतलब ही ये होता है कि बहुत छोटा, इस डी का मतलब होता है बहुत छोटा, डिफरेंशियल। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इस बात को भी समझते हैं कि डी मतलब डिफरेंशियल। हो सकता है बायोलॉजी वालों को थोड़ी दिक्कत आए इसमें, लेकिन मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है वो भी समझते इतना ही है कि इस डी का मतलब डिफरेंशियल है। कोई सवाल आते हैं हम सवाल को वो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों से एक्चुअल मीन पूछा जाए कि इस डी का, इस डिफरेंशियल का एक्चुअल मीन क्या है, तो इसका मतलब है बहुत छोटा, एकदम छोटा। अगर मैं इस डी की फॉर्म में लिखूंगा तो टाइम की लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर डेल की फॉर्म में लिखूंगा तो हम लोगों को लिमिट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किस टाइप से हम किसी भी दी गई केमिकल रिएक्शन का जो एवरेज रेट है और जो इंस्टेंटेनियस रेट है उनको लिख सकते हैं, ये बात आई होप अभी आप लोगों को एकदम से क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। पहले आप इस चीज को नोट कीजिए एक बार, अपन और कुछ बातें इसी टॉपिक्स पे करनी है हम लोगों को। तो देखिए अभी हम लोग एक और छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों चीज एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं साथ में बता दे रहा हूं। तो छोटी सी रिएक्शन ले रहा हूं मैं जिसमें R gives us P, समझते हो आप लोग जनरली ये रिएक्शन लिखते हैं अपन कि कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है। इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों को लिखना है एवरेज रेट। हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, एवरेज रेट लिखने जा रहे हैं। तो एवरेज रेट में अगर ए का लिखूंगा तो देखिए एवरेज रेट ए नहीं अपने पास आर है, तो आर के लिए माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। आई होप आप लोगों को किसी डाउट नहीं होगा अब कि मैंने ये क्यों लिख दिया। इसी टाइप से अगर मैं पी का लिखूंगा तो डेल ऑफ पी अपॉन डेल टी, तो ये मैं आर का रेट लिख सकता हूं, पी का रेट लिख सकता हूं, इस टाइप से इसको बोलते हैं एवरेज रेट। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखूं अगर अपन लोग इसी रिएक्शन के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट या फिर तात्क्षणिक वेग लिखना चाहें तो इसके लिए अपने पास दो तरीके हैं। देखो एवरेज रेट को लिखने का ओनली एक तरीका, इंस्टेंटेनियस रेट को लिखने के दो तरीके। आप डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हो, आप डी की फॉर्म में लिख सकते हो।
आप लोग दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलो पहले अपन डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा, अगर मेरे को r का लिखना है तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन अपन लिखेंगे माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो देखो यहां पर भी माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t था और यहां पर भी माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t है, लेकिन ये वाला रेट इंस्टेंटेनियस बन जाएगा क्योंकि मैंने आगे टाइम की लिमिट लगा दी है और यहां पर कोई टाइम की लिमिट नहीं है, तो ये एवरेज रेट है। ठीक है, ये ओनली लिखने का तरीका है, मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बता रहा हूं कि किसी भी रेट को आप लोग लिखते कैसे हो। क्लियर है ये बात? अभी आप लोग देखिए, अगर मेरे को p का लिखना है तो अपन क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और अब मैं लिख दूंगा डेल ऑफ p अपॉन डेल्टा t। ये लीजिए, तो इन्हीं दोनों तरीकों के आगे जब मैंने ये एक छोटी सी चीज अगर मेंशन कर दी तो ये ही रेट क्या बन जाएगा, एवरेज से इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। बोलो क्लियर है बात? और इस पूरी चीज को लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t को मैं लिख सकता हूं माइनस d ऑफ r अपॉन dt। तो इस डेल्टा की जगह अगर d लिख दूं तो मेरे को लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस d का मतलब ऑटोमेटिकली टाइम की लिमिट लग चुकी है। सेम इसी तरीके से मैं अगर यहां लिखूं तो d p अपॉन dt, ये लीजिए। तो अपन इस तरीके से किसी भी दी गई रिएक्शन का एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है ये बात? वापस बता दे रहा हूं, अगर एवरेज रेट लिखनी है तो आप जनरली डेल्टा के साइन का यूज करोगे। अगर डेल्टा के ही फॉर्म में आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है तो आप लोग डेल्टा की जगह डी लगा, डेल्टा के आगे लिमिट लगा दोगे, या फिर लिमिट नहीं लगा रहे हो तो आपको डेल्टा की जगह डी का यूज कर लेना है। तो ये बात क्लियर है? आई होप अभी आप लोग रिएक्शन का रेट क्या होता है ये सब जानने लग गए हो। अभी हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन का जो रेट निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे अपन मान लो स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकेंड्स। तो इसी टाइप से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन का रेट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उस यूनिट के बारे में हम लोगों को बात करनी है। ठीक है बात? तो पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग की इकाई। देखिए जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई होप आप सभी लोगों को अभी क्लियर होगा। जब मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लिखते हैं अपन। तो जब मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखनी है तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि ऊपर क्या आ रही है कंसंट्रेशन, तो यहां हम लोग लिख देंगे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन नीचे टाइम आ रहा है तो यूनिट ऑफ टाइम ले लीजिए। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम दोनों लिख दीजिए आप, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी। तो देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, जिसको मैं मोलरिटी भी बोलता हूं। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब बताओ मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं,
मोलरिटी, और मोलरिटी को हम लोग दिखा सकते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। तो कैपिटल एम और ये सेकंड से ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए, इसको अपन बोल देंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या आपको यहाँ पे सेकंड की जगह मिनट भी दिखाई पड़ सकती है। सेकंड और मिनट दोनों एक दूसरे के छोटे बड़े भाई है, तो कभी सेकंड आ सकते हैं, कभी मिनट आ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। मोल लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स लिखो सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिखो सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जितनी बात करनी थी हम लोग कर चुके हैं। कैसे रिएक्शन का रेट निकालते हैं? रेट दो टाइप का होता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, सब कुछ मैंने बता दिया। अभी बात करनी है हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि जनरली कोई भी स्टूडेंट होते हैं वो मात कहाँ खाते हैं न्यूमेरिकल में। आप लोगों को हो सकता है पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, बट फिर भी जब न्यूमेरिकल सामने आता है तब कई स्टूडेंट्स हिचकिचाते हैं उसको करने से। टॉपिक समझ में आ गया, फॉर्मूला आ गया, पूछ क्या रहा है वो हमें पता है, लेकिन आंसर कैसे निकालेंगे ये हमें नहीं पता। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने हर चैप्टर्स के आपको कोई भी टॉपिक पूरा होता है उसके न्यूमेरिकल कराता हूं। तो अभी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का जो टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस पे बेस्ड दो तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। एक दो न्यूमेरिकल आपको खुद से करने के लिए दूंगा, इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। तो पहले आप इस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को नोट कर लीजिए, फिर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उसको देखिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जितना हम लोगों ने किया है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने लिखा है आप लोगों के सामने। और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा है ये मैंने मेरी तरफ से नहीं दिया है, आपकी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल है वो ही न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से करने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता वीडियो को प्ले कीजिए, जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं उसको देखिए। तो देखिए ये बोल रहा है कि रिएक्शन, पहले आप लोग न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझो, जो बोल रहा है हर एक बात का मीन अपने माइंड में क्लियर कर लो आप लोग। तो देखो रिएक्शन R2P, यानी कि ये रिएक्शन आप लोगों को दी गई है। रिएक्शन R गिव्स अस P में, यानी कि इस रिएक्शन में R की कंसंट्रेशन, यानी कि R की सांद्रता, तो R की कंसंट्रेशन 0.03 m, m का मतलब क्या है? मोल लीटर इनवर्स। कैपिटल M है, मैंने अभी बताया था, मोल लीटर इनवर्स। तो 0.03 मोल लीटर इनवर्स से 25 मिनट में चेंज होकर 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो गई। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जो R की कंसंट्रेशन थी वो स्टार्टिंग में कितनी थी? 0.03 मोल लीटर इनवर्स थी, वो चेंज होकर 25 मिनट में 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो गई। कैलकुलेट एवरेज रेट, यानी कि आपको औसत वेग ज्ञात करना है। कैलकुलेट एवरेज रेट, एवरेज रेट आपको कैलकुलेट करनी है इन बोथ सेकंड एंड मिनट। आपको एवरेज रेट, औसत वेग ज्ञात करना है, सेकंड में भी ज्ञात करना है, मिनट में भी ज्ञात करना है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दोनों लैंग्वेज में मिक्सअप करके लिखा है, हिंदी में इंग्लिश में, ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। क्वेश्चन है आपकी बुक का, तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन पता चल गया होगा। इस रिएक्शन के अंदर R की जो पहले कंसंट्रेशन थी, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन इनिशियल, वो इतनी थी, 25 मिनट के बाद इतनी हो गई। तो आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है सेकंड में और मिनट में। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को खुद से करने की ट्राई कीजिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, जिससे हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालना है कि प्रोडक्ट की टर्म्स पे, अभिकारक की टर्म्स पे या उत्पाद में। तो देखो ये बोल रहे हैं कि R की कंसंट्रेशन इतनी थी और इतनी हो गई, मतलब इस टर्म्स पे निकालना है हम लोगों को। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी, डी नहीं लिखेंगे अपन, यही है लिखने का तरीका। जो नंबर हमारे कटते हैं वो यही कटते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं
कैलकुलेट एवरेज रेट, और अगर एवरेज है तो मैं डेल्टा लिखूंगा, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये माइनस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला जो अपना आंसर रहेगा वो माइनस में आएगा, उस माइनस को प्लस करने के लिए मैंने माइनस लिख दिया। कैसे? तो देखो डेल्टा आर का मैं क्या लिख सकता हूं कि आर इनिशियल माइनस आर फाइनल अपॉन डेल्टा टी, और ये पूरा अमाउंट मेरा किस में जाएगा? माइनस में। तो इसको पूरे को मैं इस टाइप से एक ब्रैकेट में क्लोज करके आगे माइनस लगा दे रहा हूं, ये वाला। बोलो कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अभी आप लोग ये देखिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, ये रे आर की कंसंट्रेशन यहां से यहां आगे, मतलब इनिशियल ये थी, तो 0.03 मोल है। मतलब मैं क्या बोलूंगा? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है? या मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं कैपिटल एम माइनस, बताओ फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.02, तो 0.02 मोल अपॉन डेल्टा टी। तो टाइम कितना है? 25 मिनट का टाइम है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 25 मिनट। बोलो समझ में आ गई ये बात अच्छे से? कोई डाउट यहां तक आप लोगों को है? सॉरी, फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने थोड़ी मिस्टेक करी है। देखिए आप लोग, मैंने यहां लिखा है आर इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता, प्रीवियस क्लास में याद करिए आप लोग, हम लोग यहां पे लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, अंतिम में से प्रारंभ को। तो ये है फाइनल, तो यहां आएगा 0.2 और यहां आएगा 3। अब आप ये बताइए कि जब इस 0.02 में से 0.03 को माइनस करूंगा तो ये वाला छोटा अमाउंट, ये वाला बड़ा अमाउंट आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस 0.01 मोल अपॉन 25 मिनट। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा मेरा आंसर किस में आएगा बताइए आप लोग? माइनस में। तो इसलिए ये वाली पूरी यूनिट देखो किस में ली हुई है? ब्रैकेट में, और इसके आगे क्या लगाया है? माइनस। तो इसके ब्रैकेट के आगे जब माइनस होगा तो ये यूनिट प्लस में बन जाएगी, तो मैं यहां पे ऐसे कर दूंगा इसको ब्रैकेट। ये लीजिए, समझ में आ गई बात अच्छे से? अभी कोई डाउट है? वापस देखिए आप लोग, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एवरेज स्पीड है तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर निकालने के लिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करके आगे माइनस लगा दिया, वैल्यूज लिख दी, ये चीज आ गई अपने पास। अभी इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो जब ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 1/2500 आ गई ये बात समझ में? कोई डाउट यहां तक आई? ओपनिंग होना चाहिए आप लोगों को। तो 2500 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 इंटू 100, 25 इंटू 100, या 25 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर भी तो 100 ही होता है, तो 25 इंटू 10 का स्क्वायर। और जब ये 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ये हम लोग डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं कि जब मैं इस पॉइंट को राइट में लेता जाऊंगा तो पावर माइनस में चलती जाएगी, और जब इसको मैं लेफ्ट में लेता जाऊंगा तो पावर प्लस में चलती जाएगी। इसको मैंने सोल्व करके आप लोगों को यहां पे बता दिया है। तो देखो अभी अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स अपॉन 25 मिनट। अब इस 25 का डिवाइड आप लोग 1 में करिए, तो पॉइंट आएगा, 0 आ गया, डिवाइड नहीं जा रहा अभी भी, यहां 0, फिर यहां पे 100, तो ये बनेगा 4। तो 0.04 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सोल्व कर लिया, मोल मिनट इनवर्स। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब ये वाला पॉइंट राइट में जा रहा है तो पावर माइनस में बढ़ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट जब यहां से यहां जाएगा
तो ये पावर -2 की -3 हो जाएगी, और जब ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा तो ये पावर -4 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये जो अपने पास रेट आई, ये किस में आई है? ये अपने पास मिनट में आई है। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग, मिनट में आ गई ये एवरेज रेट। अभी इसी रेट को अगर हम लोगों को सेकंड में निकालना है तो मिनट से सेकंड में कैसे जाते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहां पर कर दूंगा 25 × 60 सेकंड। बोलो क्लियर है ये बात? यहां पर भी हम लोग क्या कर देंगे? × 60 सेकंड। बोलो क्लियर है ये बात? यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा? 25 × 60 सेकंड। तो 25 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1500 आएगा। तो मैं यहां पर डायरेक्टली कर दे रहा हूं 1500 सेकंड। अब इस 1500 का जब आप डिवाइड दोगे एक में तो देखिए कितना आएगा आप लोगों के पास। 1500 का एक में डिवाइड होता नहीं, तो पॉइंट, जैसे पॉइंट आया यहाँ पे 0 आ गया। 10 में डिवाइड नहीं होता तो 0 है, तो यहाँ पे 100 आ गया, वापिस 0, 100 है तो यहाँ पे 1000 आ गया, वापिस 0, वापिस 0 है तो यहाँ पे 10,000 आ गया। अब 10,000 के अंदर 1500 का डिवाइड जा सकता है, तो 1500 × 6 9000 × 10 की पावर -2। कैलकुलेशन है छोटी मोटी, आप लोग कर सकते हो। अब इस पॉइंट को देखो, 1 2 3 4 बार राइट में ले जाना है, तो पावर -4 और बढ़ जाएगी। तो 6 × 10 की पावर -2 पहले से थी, -4 और आ गई तो -6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये लीजिए, ये अपना आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। मिनट में अगर लिखना है तो आप नीचे टाइम मिनट में लगा दोगे, सेकंड में लिखना है तो आप नीचे टाइम सेकंड में लगा दोगे। एक बात ध्यान रखना कि जब आप सोल्व करने से पहले फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले के अंदर ये ध्यान रखना है कि डेल्टा आएगा कि डी आएगा, क्या आएगा। ये मिस्टेक आप लोग नहीं करोगे। मैंने आपको बता दिया, जब आप एवरेज रेट निकाल रहे हो डेल्टा आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हो तो डी आएगा। तो इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। एक सवाल मैंने आपको आपकी बुक का सोल्व करा दिया है। अभी एक न्यूमेरिकल और है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड, जो मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा, दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, कमेंट के अंदर मेरे को आंसर बताइएगा। अगर नहीं होएगा आप लोगों से तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को उसका आंसर बता दूंगा। पहले आप इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और आगे की जो टाइप्स है, जो टॉपिक्स है, वो बताता जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले ये एक न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए, इसको देखिए पहले आप लोग। रिएक्शन ए गिव्स अस प्रोडक्ट में, यानी कि ये कोई रिएक्शन है जिसमें ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन, यानी कि इस ए की कंसंट्रेशन 10 मिनट में, टाइम दे दिया आप लोगों को, ए की कंसंट्रेशन 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से कम होकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है, तो ये बोल रहे हैं कि ए की जो कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल इतनी थी, प्रारंभ में इतनी थी, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फाइनल इतनी बच गई, यानी कि अंतिम इतनी बच गई। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपको विक्रिया का वेग कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस टाइम पीरियड, यानी कि इस समयांतराल में, इस टाइम पीरियड में। कौन से टाइम पीरियड में? 10 मिनट के टाइम पीरियड में इस रिएक्शन का रेट आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। कमेंट के अंदर मेरे को इसका आंसर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट के अंदर डालिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो जो आंसर है वो आंसर आप लोग कमेंट के अंदर डालिएगा। अभी आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपन और जो टॉपिक्स हैं उनको सोल्व करेंगे।
अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।